नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अविनाश लर्नर सीरीज के तहत फिर से एक नए वीडियो में आपकी सेवा में हाजिर हूँ। बंधुओं, आज का जो चैप्टर है वह 9 नंबर का चैप्टर है। यानी इससे पहले हम लोगों ने 8 चैप्टर पढ़ लिए हैं और उन 8 चैप्टर्स में जो हम लोगों ने पढ़ा है मैं उसे फिर से एक बार रिफ्रेश कर दूं ताकि आप सारी चीज़ों को रिकॉल कर सकें। पहला चैप्टर था वॉवेल और कॉन्सोनेंट का, जिसमें हम लोगों ने लेटर के बारे में बात करी थी। लेटर को जोड़ करके हम लोगों ने शब्द बनाया। तो दूसरा जो चैप्टर था वह था हाउ टू राइट नेम इन इंग्लिश। हम लोगों ने नाम लिखना सीखा था। जो हम लोगों का 10वां वीडियो था उसमें जाकर के आपने नाम लिखना सीखा था, शायद आपको याद हो। और वो लेटर को जोड़ करके हम लोगों ने शब्द बनाए थे। शब्द से ही नाम भी बनता है। उसके बाद हम लोगों ने तीसरा जो किया था वह था सेंटेंस, और लेटर को जोड़ करके हम लोगों ने सेंटेंस बनाया था। तो ये जो तीसरा चैप्टर था वह सेंटेंस का चैप्टर था। उसके बाद हम लोगों ने जब सेंटेंस देखा था तो सेंटेंस के दरमियान हम लोगों ने देखा था कि कैसे कैसे सेंटेंस होते हैं। डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सेंटेंसेस की बात करी थी, जिसमें बेसिकली हम लोगों ने अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की बात करी थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सेंटेंस जो होते हैं, एक सेंटेंस का जब फॉर्मेशन होता है तो एक सेंटेंस में कितने तरह के लोग होते हैं, यानी कौन कौन से सदस्य हैं उसके एक सेंटेंस के, या कौन कौन से बाल बच्चे हैं आप कह सकते हैं। तो एक सेंटेंस में 8 तरह के लोग होते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त की कि ये नाउन है, प्रोनाउन किसको कहते हैं, एडजेक्टिव किसको कहते हैं, वर्ब कौन है, एडवर्ब कौन है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन कौन है। इस सब के बारे में हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी जानकारी ले ली थी। उसके बाद हम लोगों ने ये कैपिटल और स्मॉल लेटर के इस्तेमाल की बात करी कि कहाँ पे हम कैपिटल का इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पे स्मॉल का इस्तेमाल करते हैं। के बाद हम लोगों ने वर्ब भी देखा था। वर्ब को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था। वर्ब से पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात करी थी। सब्जेक्ट को फाइंड आउट कैसे करें इसके बारे में चर्चा करी थी कि सब्जेक्ट, सेंटेंस से सब्जेक्ट का पता करने के लिए हम लोग वाक्य पूछते हैं कि कौन या किसके पास। तो इस तरीके से हम सब्जेक्ट का फाइंड आउट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस से पता करने के लिए हम क्या या किसे लगा करके प्रश्न करते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट मिल जाता है। जब क्रिया से प्रश्न करते हैं तो ऑब्जेक्ट मिल जाता है। कॉम्प्लीमेंट के बारे में हम लोगों ने बात करी थी कि यह एक्चुअली सेंटेंस के अधूरेपन को पूरा करता है और जनरली कोई नाउन या एडजेक्टिव होता है। उसके अलावा हम लोगों ने क्रिया के बारे में भी बात करी थी। तो एक तरीके से अगर बात करें तो बेसिकली हम लोगों ने शुरुआत करी ग्रामर की, और ट्रांसलेशन दोनों पे थोड़ा थोड़ा कंसंट्रेट कर रहे हैं हम लोग। ये जो आज का वीडियो है वो एक्चुअली स्ट्रक्चर बेस्ड होने जा रहा है, स्ट्रक्चरल बेस्ड होने जा रहा है। तो स्ट्रक्चरल का मतलब होता है कि हम ट्रांसलेशन की थोड़ी बात कर रहे हैं। सेंटेंस कि हम लोगों ने हिंदी में तो बात कर ली, अब अंग्रेजी में सेंटेंस कैसे फॉर्म होगा हम आज उसकी बात करने जा रहे हैं। तो एक सेंटेंस में कौन कौन सी चीजें हैं इसके बारे में हम लोगों ने पहले बात करी थी। और एक सेंटेंस में बेसिकली जो हमने देखा था हिंदी में वह था सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, ये सारी चीजें थी। तो आज हम लोग हिंदी और इंग्लिश के सेंटेंस पैटर्न के डिफरेंस को समझ लें और ये समझें कि अंग्रेजी का सेंटेंस पैटर्न हम कैसे बनाएंगे, उसको जरा सा देख लिया जाए। तो देखिए जनरली होता है क्या है, जैसे मान लिए लिखते हैं हिंदी में, हम लिखते हैं मैं अच्छा हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने देख लिया है जो वीडियो, अगर याद है आपको, तो वहां हम लोगों ने कहा था कि ये जो है वो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। चूंकि वर्ब की बात हम लोगों ने करी है कि वर्ब जो है वो 2 तरह का है, एक मेन वर्ब, दूसरा एक्सुलरी वर्ब। और मेन वर्ब भी 2 तरह का होता है और एक्सुलरी वर्ब भी 2 तरह का होता है। मेन वर्ब को ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में बांटते हैं और एक्सुलरी वर्ब को हम प्राइमरी एक्सुलरी और मॉडल एक्सुलरी में बांटते हैं। तो पहले ये देख लें कि एक क्रिया है और इसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। यही चीज जब अंग्रेजी में जाती है, अंग्रेजी में जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो मैं के लिए आई देते हैं, हूं के लिए एम देते हैं और ये अच्छा के लिए गुड लिखते हैं।
यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट है, आप देख रहे हैं। वर्ब की जगह थोड़ा चेंज हुआ है और कंप्लीमेंट की जगह थोड़ा चेंज हुआ है। तो यहाँ पे कोई परिवर्तन आपको नहीं दिख रहा है हिंदी और इंग्लिश में। परिवर्तन कहाँ दिख रहा है? ये उठ करके हिंदी से अंग्रेजी में जब गया तो यहाँ चला आया, और ये जो है सज्जन, ये इनको यहाँ पे मन नहीं लगा तो यहाँ पे चले गए। हिंदी और अंग्रेजी में बंधु बेसिक डिफरेंस यही है। अगर इस डिफरेंस को आपने कर लिया, जहां जहां ये स्थिति आती है, वर्ब को पहले और ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट जो है उसको बाद में हम लोगों ने कर लिया, तो हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो गया, हो गई बात। भाषा अंग्रेजी का इस्तेमाल होने लगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब इसे करें कैसे? एक बात आती है कि ये तो मैंने कह दी कि हाँ इसको ऐसे कर लीजिए, पर इसको ऐसे किया कैसे जाए? तो उसके लिए हम लोग अब थोड़ा सा फिर से पुरानी चीजों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। पुरानी चीजें, जैसे हम लोगों ने क्रिया के बारे में बात करी थी, सब्जेक्ट के बारे में बात करी थी। जैसे कि मैंने अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ सब्जेक्ट है, जिसके बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। वर्ब है, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, थोड़ी ज्यादा ही जान पहचान कर ली है हम लोगों ने इनसे। कंप्लीमेंट है, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। तो अब आता है कि सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कैसे करें। तो आइए देखते हैं। तो आज का जो चैप्टर है वह है 9 नंबर का, यूज ऑफ, क्या इस चीज का इस्तेमाल है? इज, एम, आर। अगर हिंदी अगर हम लोग करें तो इज का मतलब होता है, एम का मतलब हूं, और आर का मतलब है। उम्मीद है इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगर इसको हिंदी में देखें तो है, हूं और हैं। अब इसका जो स्ट्रक्चर बनता है हिंदी के सेंटेंस में, जिसमें है, हूं, हैं लगा रहे, उसका अनुवाद अगर हम अंग्रेजी में करना चाहें तो उसके लिए जो बेसिक यहां सेंटेंस पैटर्न हम लोग ले रहे हैं, यानी इज एम आर क्या है? अगर आपको थोड़ा याद हो तो ठीक, नहीं याद है तो मैं फिर से याद दिला दूं कि इज एम आर जो है वह क्रिया है। और कौन सी क्रिया है? ये प्राइमरी एक्सुलरी के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोगों ने क्रिया पढ़ी, वर्ब दो तरह का, मेन वर्ब, एक्सुलरी वर्ब। मेन वर्ब की तो बात हो ही गई थी। एक्सुलरी वर्ब जो है वो दो तरह का हम लोगों ने पढ़ा। एक्सुलरी में पहला है प्राइमरी एक्सुलरी, दूसरा है मॉडल एक्सुलरी। तो प्राइमरी एक्सुलरी के अंतर्गत जो हम लोगों ने 3 एक्सुलरी पढ़ा था, उसमें जो पहला एक्सुलरी था वह था वर्ब टू बी, वर्ब टू बी। और इस टू बी के अंतर्गत ही हम लोगों ने पढ़ा था इज, एम, आर। आइए अब इन तीनों की सहायता से सेंटेंस का निर्माण करते हैं। एक चीज यहां पे समझ लीजिए आप कि ये जो इज एम आर है, ये इसका बेस यूनिट जो है वह बी है, यानी बी इसका आप समझ लीजिए माता पिता है। और माता पिता है तो माता पिता का गुण बच्चों में जाता है, नहीं हो नहीं तो थोरम थोड़ा, मतलब कुछ नहीं, अगर पूरा नहीं जाएगा तो अधूरा, लेकिन जाएगा तो जरूर। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, या सामाजिकता से आप जानते होंगे कि लोग कहते हैं तो माई बाप का गुण आता है। तो माई बाप का क्या गुण है? तो बी जो है एक्चुअली मुख्य क्रिया के रूप में जब इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब होता है होना या बनना। होना या बनना इसका अर्थ है। ये होने का अर्थ देता है या बनने का अर्थ देता है। तो इस तरीके से अगर समझने की बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि ये सारे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं होने की बात करेंगे, या बनने की बात करेंगे, या रहने की बात करेंगे। तो होना, बनना या रहने की बात करेंगे। जैसे मैं अच्छा हूं, होने की बात कर रहे हैं। तुम चोर हो, नहीं नहीं नहीं, आप लोग चोर कैसे हो सकते हैं? चलो कोई बात नहीं, सेंटेंस है, दिल पे नहीं लेना है। तो क्या है, आप कुछ भी हो, तो ये होने की बात करता है। तो होना या बनने का अर्थ जो देता है, तो ये इज एम आर जो है वो होने की बात करते हैं। आइए अब इनके सहयोग से सेंटेंस का निर्माण करते हैं, और यहां से हम लोग सेंटेंस का मतलब हिंदी के सेंटेंस का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करके गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। तो आइए देखते हैं
इज़म आर का इस्तेमाल। अब इज़म आर के इस्तेमाल से सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग जो स्ट्रक्चर लेते हैं वह स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर और प्लस कॉम्प्लीमेंट। एक बात याद रखिएगा, अंत में फुल स्टॉप देना जरूर, एक बिंदु जरूर देना है, क्योंकि फुल स्टॉप के बिना यह सेंटेंस अधूरा हो जाता है। अगर मैं लिख रहा हूं तब भी, आप लिख रहे हैं तब भी, और अक्सर भूल होती है, और भूल होती है तो मार्क्स कटते हैं। इसलिए यूज ऑफ इज़म आर के साथ साथ हम लोग यूज ऑफ फुल स्टॉप का भी इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। यूज ऑफ इज़म आर एंड फुल स्टॉप लिखते हैं हम, फुल स्टॉप, क्योंकि यह भी जरूरी है। अब इज़म आर का इस्तेमाल करके हम सेंटेंस कैसे बना रहे हैं? तो इज़म आर का इस्तेमाल करके, जैसे मैं अच्छा हूं, अभी जो हमने सेंटेंस देखा था हम लोगों ने बनाया जरूर था, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाए थे कि इसे बनाया कैसे जाता है। ठीक है, समझने के लिए हम लोगों ने इस्तेमाल कर लिया। अब आते हैं कि इसे बनाते कैसे हैं, और इस तरीके के और जो दूसरे सेंटेंस हों तो उसे कैसे बनाया जाए। यहां पे आप देख रहे हैं, पहले जो है वो सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोगों ने देखा है कि सब्जेक्ट पता करने के लिए क्या करते हैं हम? तो वाक्य से पूछते हैं कौन। पूछिए, कौन अच्छा है? मैं। सब्जेक्ट मिल गया आपको। यह वर्ब है, एक्सुलरी वर्ब। अब एक्सुलरी तो तब हो, जैसे हम लोगों ने एक्सुलरी तो इसको कहा था, साथ साथ हम लोगों ने कहा था कि ये सहायक क्रिया तो है, लेकिन कभी कभी मुख्य क्रिया के रूप में भी आता है। तो मुख्य क्रिया के रूप में कब आता है? जब मालिक नहीं हो तो नौकर ही मालिक होता है। तो जब मुख्य क्रिया नहीं हो तो सहायक क्रिया ही मालिक है, तो आप उसको सहायक क्रिया समझिए या मुख्य क्रिया समझिए। चूंकि यहां और कोई क्रिया नहीं है, इज़म आर ही है, तो आप इसको मुख्य क्रिया समझिए या सहायक क्रिया समझिए। तो सब्जेक्ट हो गया हमारे पास आई। आई फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है, और फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग एम का प्रयोग करते हैं। तो यहां हो गया एम, और उसके बाद कंप्लीमेंट दे देना है बच्चा अच्छा। तो अच्छा को अंग्रेजी में कहते हैं गुड, और फुल स्टॉप दे दी हम लोगों ने, सेंटेंस पूरा हो गया। उम्मीद है इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब इस पे आधारित और कोई सेंटेंस बनाना हो तो हम लोग बना सकते हैं। का प्रयोग कहां करते हैं और आर का प्रयोग कहां करते हैं? तो पिछले वीडियो में जो कि पर्सन पर आधारित था, उसमें मैंने कही थी आपको कि थर्ड पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है। तो और वहां हम लोगों ने बात करी थी कि फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में आई, प्लूरल नंबर में वी, सेकंड पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल नंबर में यू, थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर नंबर है उसमें ही, सी, इट और किसी नाम के साथ। तो ही के साथ, जैसे ही इज गुड, सी इज गुड, अभी मैंने छोड़ दी थी और छोड़ देती तो गलत हो जाता, ध्यान रखना है। ही और सी के साथ हो गया। अगर हमको लिखना है यह अच्छा है तो इट इज गुड। अब किसी नाम के साथ, तो राम अच्छा है, राम अच्छा है, क्या हो जाएगा? राम इज गुड। कोई दिक्कत? राम की जगह रमेश कर लीजिए, सुरेश कर लीजिए, सोहन कर लीजिए, मोहन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी नाम होगा, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर अगर है, यानी ही, सी, इट या कोई नाम, तो उसके साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। अब रही बात, ये सज्जन बच गए हैं आर महोदय, आइए देखते हैं। आर का प्रयोग जो है वह किसके साथ होता है? तो फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर यानी वी के साथ।
सेकेंड पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल यानी यू के साथ, और थर्ड पर्सन का जो प्लूरल नंबर है यानी दे, कम से कम इतनों के साथ तो होता है। और उसके अलावा कोई बहुवचन हो, एक से ज्यादा का बोध हो, जिससे एक से ज्यादा का बोध हो, क्लियर वे में समझें। जैसे इज का प्रयोग किसी सिंगुलर के साथ होता है, उसी तरह जिससे ज्यादा का बोध हो प्लूरल में, हम उसके साथ आर का प्रयोग करते हैं। जैसे वी आर गुड, वी की जगह यहां यू भी कर सकते हैं, और इसकी जगह यहां दे भी कर सकते हैं। यानी जो करना है अपना कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन तीनों में से किसी के लिए अब जो आपकी जरूरत होगी, यानी कि तीनों एक ही साथ लगा देना है, ना ना ना, जो आपकी जरूरत हो। जैसे हम लोग अच्छे हैं तो वी आर गुड, आप लोग अच्छे हैं तो यू आर गुड, वे लोग अच्छे हैं तो दे आर गुड। बंधु, उम्मीद है कि ये आपकी समझ में आ गया होगा, और अब इस तरीके से आप इस पे आधारित जो सेंटेंसेस हैं उन्हें बना सकते हैं। अब थोड़ा मैं किताब की सहायता लेता हूं, आपकी जो मटेरियल है उसकी सहायता लेता हूं, और थोड़ी यहां कुछ बात करूंगा आपसे। ये आपकी मटेरियल है, 9 नंबर का जो चैप्टर है, और इसमें क्या है कि एक प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, और यहां पे एक नोट है, ये यहां पे वर्ड्स दिए गए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में यहां पे वर्ड्स दिए गए हैं। एक्चुअली मैंने आपको उधर कहा था कि जब आप इस बुक को बनाएंगे तो आपको हर चैप्टर में नए वर्ड्स मिलेंगे। जो ही कोई प्रैक्टिस सेट आएगा उस पे एक नया वर्ड आएगा, और एक नहीं कई नए वर्ड आएंगे। और हर प्रैक्टिस सेट में चूंकि सेंटेंस, इसमें कोई भी सेंटेंस जो होगा वो डिफरेंट होता है, तो हर डिफरेंट सेंटेंस के लिए अगर कोई वर्ड आया है, जैसे कुछ उदाहरण दे रहा हूं, इसमें लिखा है यह बुरा है तो सोहन सुंदर है, सुनैना सुंदर है, वह कुरूप है। ये प्रैक्टिस सेट का है आपका। और आपकी जानकारी के लिए एक बात और यहाँ मैं जोर दे करके कहना चाहूंगा कि आप प्रैक्टिस सेट जरूर बनाएंगे। बिना प्रैक्टिस सेट बनाए हुए आपको आगे नहीं जाना है। और प्रैक्टिस सेट ज्यादा नहीं है, कम ही है, 10 ही सेंटेंस है। पर चूंकि ये रिपीटेटिव मोड में बार बार आता है, जो अगले चैप्टर में आपको थोड़ी समझ में आने लगेगा कि ये क्या हो रहा है और किस हिसाब से ये कह रहे हैं। क्योंकि बातें तो छोटी छोटी हो रही है, फिर भी हम कह रहे हैं कि सिखा देंगे, तो आखिर ये दावा किस आधार पे हो रहा है, तो वो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो और समझ में आने लगेगा कि आखिर ये दावा करने का आधार क्या है। फिलहाल ये फ्रेंड्स, हम लोगों ने ईजेमार का कंसेप्ट लेकर के वर्ब टू बी की सहायता से वर्तमान समय में किसी कर्ता के स्थिति अस्तित्व के बारे में बात करी। किसी कर्ता के वर्तमान समय में स्थिति अस्तित्व के बारे में बात करने के लिए हम ईजेमार का कंसेप्ट लेते हैं। यह अफर्मेटिव का उदाहरण था। अभी जो हम लोग इसने स्ट्रक्चर देखा वह एक्चुअली अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य के लिए है। आपको याद होगा जब हम लोग सेंटेंस पढ़ रहे थे तो वहां हम लोगों ने 6 सेंटेंसेस की बात करी थी। उसमें 3 सेंटेंसेस को हमने कहा था कि भी फिलहाल उनकी जरूरत नहीं है, यानी इंपेरेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी। तो फिलहाल हम लोग उस पर कोई बात भी नहीं करने जा रहे हैं। फिलहाल जो बात करने जा रहे हैं उसमें से जो 3 रह गया था उसके बारे में हम लोगों ने बात करी थी कि एक है अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, और दूसरा जो है वह इंट्रोगेटिव है, और तीसरा निगेटिव है। तो फिलहाल हम जो करने जा रहे हैं वह अफर्मेटिव पे तो चर्चा हो गई, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की चर्चा करने जा रहे हैं। इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? अब इस स्ट्रक्चर को अगर हमें, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, अगर इसी स्ट्रक्चर को हमें, मान लिया ये ए है, तो अब इस ए वाले स्ट्रक्चर को बी यानी इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो क्या करते हैं? तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए एक चीज का ध्यान रखें कि जो कोई भी एक्सुलरी वर्ब होता है, अगर इस एक्सुलरी वर्ब को हम सब्जेक्ट के पहले रख दें तो यह इंट्रोगेटिव फॉर्म कर देगा। आपको ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, स्ट्रक्चर यही है, बस थोड़ा इधर उधर कर देना है। तो चलिए चलाते हैं। क्या करेंगे? इज एम आर को यहां अगर हम बी स्ट्रक्चर की बात करें तो इज एम आर प्लस ये सब्जेक्ट जो था इधर चला जाएगा तो सब्जेक्ट और प्लस कॉम्प्लीमेंट।
हमको लगता है COMP लिख देने से आप समझ जाएंगे। उसके बाद क्या है, यह चूंकि इन कर रहा है तो प्रश्न सूचक यहां चिन्ह लगाना पड़ेगा, प्रश्न सूचक चिन्ह लगाना पड़ेगा। अब ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया, इंट्रो हो गया। उम्मीद है इतना से समझ जाएंगे। तो ये अब इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। अब इतनी चीजें जो है वो आप समझ गए होंगे। अब करते हैं बात बनाने की। अब लगता है इसे हटा दिया जाना चाहिए, तो इसे हटा देते हैं। अफर्मेटिव तो आप समझ गए हैं, तो इसकी अब जरूरत तो नहीं है। फिलहाल तो नहीं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हम सवाल करते हैं। तो मान लिए एक सवाल करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल अगर इसी का हम ले, एक सवाल करेंगे, क्या आप अच्छे हैं? क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रो। चलिए ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, समझ रहे हैं आप। क्या होगा, आप लगा हुआ है, आपके लिए हम लोगों ने क्या कहा था कि आपके लिए हम आर का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले आर लिख दे, आर। उसके बाद क्या करेंगे, आप है तो आपकी अंग्रेजी देंगे, आपकी अंग्रेजी होती है यू, तो आर यू, और अच्छा की अंग्रेजी होती है गुड। हो गया, बस इतना ही तो काम करना था। वही सेम चीज है, यू आर गुड की जगह आर यू गुड कर दिया तो सवाल हो गया। ये इसके जगह पे कुछ और कर लें, आर यू गुड की जगह, आपकी जगह हम लोग कर लेते हैं। हम लोग क्या हो जाएगा, वी। अगर हम लोग की जगह वे लोग कर दें, वे लोग कर दें, हो जाएगा दे। सॉरी, ए स्मॉल लेटर होगा, ध्यान रहे, टी। क्लियर है। अगर कोई वे लोग की जगह मान लिया वह हो जाए, क्या वह, तो अच्छे की जगह हो जाएगा अच्छा, और है की जगह हो जाएगा है। तो अच्छा है क्या हो जाएगा, आर की जगह, क्योंकि वह के साथ क्या लगता है, इज। फ्रेंड्स, उम्मीद है अब आप इज एम आर के कंसेप्ट को समझ गए होंगे कि इसका अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जा सकता है। अब बात आती है इसके निगेटिव सेंटेंस की। तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर को ही क्या करते हैं, जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है हमारा, आपने पढ़ा अभी, एम आर और कंप्लीमेंट देते थे प्लस फुल स्टॉप, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था। किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सुलरी वर्ब के जस्ट बाद नॉट जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से इसका जो फॉर्मेट बनेगा, जो स्ट्रक्चर बनेगा, वह हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस कंप्लीमेंट प्लस फुल स्टॉप। ये हो गया निगेटिव के लिए। तो ये रूल 1 था, ए था, बी था, और ये रूल हो गया आपका सी। अब निगेटिव सेंटेंस पर आधारित कोई भी सेंटेंस अगर आपको बनाना है तो आराम से बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लेंगे, जैसे मैं उसमें लेते थे मैं अच्छा हूं, इसमें लेंगे मैं अच्छा नहीं हूं। करना क्या है, सब्जेक्ट इसमें भी रखना है, आई एम, आई के साथ एम लगता है, नॉट हो गया गुड। अब इस मैं की जगह तुम हो जाए तो यू आर नॉट गुड।
कोई नाम हो जाए, जैसे रमा अच्छी नहीं है तो रमा इज नॉट गुड, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप आराम से इसको बना सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताएं। वैसे मैं कॉन्फिडेंट हूं कि आपको दिक्कत नहीं होगी। अब मैं थोड़ी सहायता आपकी मटेरियल यानी किताब की ले लूं कि वह क्या कहता है आगे के लिए। तो आगे के लिए यह यही कहेगा कि भैया आपको स्ट्रक्चर पढ़ा दिया गया, एग्जाम्पल समझा दिया गया है और ये बन भी जाएगा आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये जो सेंटेंसेस हैं, और इस तरीके से आप और कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सब्जेक्ट के रूप में कोई भी आए, फर्स्ट पर्सन आए, सेकेंड पर्सन आए, थर्ड पर्सन आए, मैक्सिमम क्या हो सकता है, तो सब्जेक्ट के रूप में कोई आ जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, या फिर कोई नाम होगा जो कि थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है। बहुत होगा तो क्या होगा, कंप्लीमेंट बदल जाएगा, अच्छा की जगह बुरा हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो, करना क्या है, यहां सब्जेक्ट बदलेगा, यहां कंप्लीमेंट बदल सकता है, सेंटेंस तो इसी फॉर्मेट में बनेगा। यानी बस हमको एक्सुलरी के बाद नॉट जोड़ देना है। एक्सुलरी 3 है और तीनों के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ही ली है कि आई का जो एम का जो है इस्तेमाल वह केवल आई के साथ होता है। सिंगुलर थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में इज का इस्तेमाल हो जाता है। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर मतलब ही, सी, इट या कोई नाम। और प्लूरल जो भी हैं, चाहे वो वी हो, चाहे वो यू हो, चाहे वो दे हो, या फिर कोई प्लूरल नाउन जैसे कल में एक से ज्यादा, ठीक है, लड़के एक से ज्यादा, तो उस स्थिति में हम आर का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लिया लिखते हैं मैं अच्छा हूं नहीं हूं की जगह लड़के अच्छे नहीं हैं, तो उस स्थिति में हम करेंगे। चूंकि लड़का जो है वो नाउन है और अभी हम लोग ने आर्टिकल नहीं पढ़ी, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करने नहीं जा रहे हैं। एक बात का ध्यान रहे, यहाँ मैं अच्छा नहीं हूं तो इसमें आर्टिकल का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर रहे हैं। आर्टिकल हम लोगों ने पढ़ा भी नहीं है, और जब तक हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे नहीं तब तक आर्टिकल का इस्तेमाल ही नहीं करना। इसलिए आप निश्चिंत रहें। इजेम आर वाला जो इजेम आर का जो पूरा कंसेप्ट है वो बिना आर्टिकल के आपको पढ़ाया जा रहा है, तो आप निश्चिंत रहें, इसमें आर्टिकल नहीं आना, आपको आर्टिकल लगाना भी नहीं है। अब आगे बात करते हैं। आगे क्या है कि इस चैप्टर पे आधारित प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं। जैसा कि पीछे आप जो भी प्रैक्टिस सेट, जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उस पे सब पे प्रैक्टिस सेट लगा हुआ है, तो इसमें भी प्रैक्टिस सेट है, और इस पे आधारित जो प्रैक्टिस सेट्स है वो आराम से बन जाएगा। जैसे कहता है यह जाली नहीं है, तो दिस इज नॉट या इट इज नॉट फेक। वह गुमराह नहीं है, तो ही इज नॉट एरेंट। जो भी है वो बन जाएगा। सेक्शन बी जो है, इन विविध वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करें। तो इन विविध वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करें, फिर वही कहेंगे कि आपने अभी तक 3 स्ट्रक्चर पढ़ा है, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर और नेगेटिव का स्ट्रक्चर। माने आपने क्या पढ़ा है अभी तक में? पढ़ा मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं। आपने पढ़ा क्या मैं अच्छा हूं, क्या वह अच्छा है, क्या वह अच्छा है। और आपने पढ़ा मैं अच्छा नहीं हूं, मैं अच्छा नहीं हूं। अंग्रेजी बनाने की बात हुई तो आई एम गुड, क्या वो अच्छा है, इज ही गुड। मैं अच्छा नहीं हूं तो आई एम नॉट गुड। ये तीनों कंसेप्ट उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इसमें क्या है कि एक चीज और मैं यहां बता दूं आपको, और वो ये है कि ये किताब जो आपको यहाँ पे एक डायरेक्शन देता है वो प्रोनाउंसिएशन के बारे में है। प्रोनाउंसिएशन के बारे में एक डायरेक्शन है कि अगर आप कहीं कहीं, चूंकि हर वर्ड का जो भी प्रैक्टिस सेट में आपको बताया गया है कि प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में नए वर्ड्स हैं, और नए वर्ड्स के साथ उनके प्रोनाउंसिएशन और इंग्लिश इक्विवेलेंट दिए हुए हैं। तो मान लिया आप लिखते हैं अच्छा, तो अच्छा का जो उच्चारण है यानी गुड वह भी दिया हुआ है और अंग्रेजी इक्विवेलेंट भी दिया हुआ है गुड। उसी तरह एक वर्ड लिया गया है वल्गर, अभद्र, अभद्र। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन जो दी गई है वह है वल्गर। इस तरीके का एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे आप, और स्पेलिंग लिखी गई है VULGAR, वल्गर। इस आर का उच्चारण नहीं है,
तो आर का उच्चारण यहां नहीं होता। अब ऐसी कहीं भी स्थिति है जहां आर का उच्चारण नहीं होगा, वहां इसको आप देखेंगे प्रोनाउंसिएशन के केस में दिया हुआ होगा, और एक्चुअली यही रिसिप्ट प्रोनाउंसिएशन है। आप कॉन्फिडेंट रहें। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अजीब आपको लगे भी, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रोनाउंसिएशन आपको थोड़ा अजीब लगे भी तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि यही सही प्रोनाउंसिएशन है। प्रोनाउंसिएशन का हम लोगों ने कोई मापदंड नहीं रखा, और इसीलिए थोड़ी गड़बड़ी होती है जब हम किसी भी न्यूज चैनल को सुनते हैं या कभी कभी फॉरेनर्स को सुनते हैं, तो परेशानी ज्यादा बढ़ जाती है। तो हम लोगों का ये मोटो यह भी है कि प्रोनाउंसिएशन में भी सुधार हो जाए। ठीक है, जितना हो सके कोशिश करनी है। एकाएक सब कुछ नहीं बदल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करना है, और निश्चिंत रहें, सीखेंगे हम। तो इसका क्या फंडा है वह समझ लीजिए। एक्चुअली जब हम लोग नाम लिखना सीख रहे थे, शायद आपको याद हो, तो हम लोगों ने कहा था कि किसी नाम के अंत में अगर कोई कॉन्सोनेंट होता है और उसके साथ आने वाला भवल अ हो, जैसे मान लीजिए लिखते हैं संतोष, इसमें स के साथ कौन सा भवेल आया है? अ। तो इसकी जो अंग्रेजी लिखते हैं उसमें हम लिखते हैं SANTOSH, और इसके साथ स के साथ वाले अ का तो उच्चारण होता है इसलिए लेते हैं, और चूंकि स के साथ वाले अ का उच्चारण नहीं होता इसलिए हम ए नहीं लेते, और इसका इस्तेमाल नहीं होता। तो इसका इस्तेमाल यहां नहीं हुआ, इसलिए हम लोगों ने नहीं लिया, और प्रोनाउंसिएशन भी नहीं करते। लेकिन अगर किसी कॉन्सोनेंट के साथ अ हो और उसका उच्चारण हो, मतलब करना हो, और खास करके वो जब अंत में हो, तो यह बताने के लिए कि उसके साथ आए कॉन्सोनेंट के साथ आए भावेल का उच्चारण होगा, हम यहां यह देते हैं। जैसे एक और उदाहरण देते हैं आपको, यह है मदर, MOTHER। अब इसको पढ़ते कैसे हैं? मदर। अब इसको अगर हटा दें तो ये हो जाएगा मद, क्योंकि र का उच्चारण नहीं हो रहा है। तो मद हमको नहीं पढ़ना है, हमको द के साथ वाले अ का, चूंकि लास्ट में जनरली जो होता है हम अ का उच्चारण नहीं करते, और यहां जो स्थिति बन रही है उसमें है कि द के साथ वाले अ का आपको उच्चारण करना है, इसीलिए जोर पड़ रहा है, यानी द के साथ वाले अ का उच्चारण होगा, और यही बताने के लिए यहां ये दिया गया है। तो ये होगा मद न होकर के मद, मद न होकर के मद, अ का उच्चारण होगा। हिंदी में भी आप ऐसा इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप देख लीजिए, आप करते क्या हैं? जैसे कहते हैं कि देख, यही क्रिया है देख, और यहीं पे कहते हैं देखा, तो ये दोनों आप इस्तेमाल करते हैं। देख तो किसी जूनियर को या फिर किसी को भी जब अच्छे सेंस में नहीं कहना हो तो देख ज्यादा तेज ना बन, ये कहते हैं देखा ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। तो ये जो देखा कहते हैं, एक्चुअली एक ख के साथ वाले अ का उच्चारण कर रहे हैं इसलिए इसको शो कर रहे हैं, और ख के साथ वाले अ का उच्चारण नहीं होगा तो ये शो करने की हमको जरूरत नहीं है। तो बस यही है, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे एक नोट के रूप में इसे दे दिया गया है। अब इसके बाद जो स्थिति बनती है, उम्मीद है कि ये नेगेटिव सेंटेंस भी आपकी समझ में आ गया होगा। यानी अभी तक में आप लोगों ने यूज ऑफ इसम आर के तहत अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव, ये तीनों सेंटेंसेस को समझ लिया है। और इस स्ट्रक्चर के अंतर्गत एक्चुअली हम लोग 6 स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं। यूज ऑफ इसम आर के अंतर्गत हम लोग 6 स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जिसमें पहला है अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने देख लिया, दूसरा है इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर, वह भी हम लोगों ने देख लिया, तीसरा है नेगेटिव का स्ट्रक्चर, वह भी हम लोगों ने देख लिया। अब इन 2 स्ट्रक्चर्स को हम मिला करके देखेंगे तो क्या रिजल्ट आता है। तो आइए अब वैसे करके देखते हैं। तो इससे पहले कि हम लोग उसके बारे में चर्चा करें, मुझे लगता है कि ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है एक क्लास के लिए। तो हम लोग अगर यहीं आज की क्लास को समाप्त कर दें, ताकि आप बोरियत महसूस नहीं करें, क्योंकि अगर आप बोर हो जाएंगे तो फिर परेशानी हो जाएगी। तो ऐसा करते हैं, हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, और इसका जो दूसरा पार्ट होगा उसमें हम लोग जो रेस्ट चीजें हैं उनके बारे में बात करेंगे। उम्मीद है इतनी जो बातें बताई गई आपको वह आपको समझ में आई होगी। और अगर आपको कोई, मैं फिर कहूंगा वही बात, सेम चीज रिपीट हो रहा है कि अगर कोई परेशानी महसूस होती है
अगर आपको कोई दिक्कत, दुख, तकलीफ, समस्या होती है तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि न किसी वीडियो में उस समस्या का निदान किया जा सके। एक बात और, वही पुरानी बात, अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर आपकी समझ में आ रहा है, अगर आप सीखने की प्रक्रिया में थोड़े आगे बढ़ रहे हैं, तो कृपया करके इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि ये अच्छा या किसी की अंग्रेजी ठीक कर सकता है, तो इसे सब्सक्राइब भी करें, ताकि इसका और प्रमोशन हो सके और लोगों को फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।